तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा स्टूडेंट लोग को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को लगता है ऐसा होता होगा, फेस करते होंगे वो लोग, जो कि क्या है पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस। इस पे ये हेडिंग का नाम है। चलिए अब इसको धीरे धीरे करके एकदम क्लियर करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बात जानना पड़ेगा, वो बात आप नोट कर लीजिएगा, तभी हम लोग इसका फील ले पाएंगे या हमको समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले स्पेस कम है, यहीं पर हम लोग उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लोग को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना ब्लड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड किन चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला जो उसका पार्ट होता है वो होता है लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। और लिक्विड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ब्लड दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट को हम लोग यहां समझ लेते हैं। सॉलिड पार्ट में हम लोग का क्या क्या पाया जाता है, आरबीसीएस, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये सब पाए जाते हैं। इनको हम लोग ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। सॉलिड पार्ट में कौन आ जाता है, ब्लड सेल्स। तो थोड़ा सा स्पेस की कमी है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, ब्लड। और ब्लड में ब्लड कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, दो पार्ट। ब्लड के पास एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के पास सॉलिड पार्ट पाया जाता है। सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, ब्लड सेल्स। कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड का लिक्विड पोर्स पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्यों बताया मैं ये, क्योंकि यहाँ हम लोग इसमें एक टर्म यूज हुआ है, दैट इज प्लाज्मा। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा प्लाज्मा वर्ड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है अपना, सीरम। तो सबसे पहले हम लोग सीरम को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये पोर्शन तो आपके बुक का ही है एज इट इज। तो चलिए फिर इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग इसको धीरे धीरे आराम से मजे से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलते हैं। देखिए क्या होगा, सीरम, सीरम समझना है हम लोग को। सीरम किसको कहते हैं समझिए। प्लाज्मा भी हम लोगों ने समझा कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और अगर हम लोग प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर, अब आप लोगों के मन में आएगा सवाल कि सर ये क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए, जब हम लोग गिर जाते हैं या कहीं कट पड़ जाता है तो ब्लड कुछ देर फ्लो होता है, फिर जो हम लोग का खून होता है, ब्लड, वो जम जाता है। तो ब्लड के जमने को ही साइंस के लैंग्वेज में ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और ब्लड हम लोग का जमेगा तभी जब उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स, फिब्रिनोजन। ये अभी आप उतना डिटेल में मत समझिए, क्लास 11th में पढ़िएगा बायोलॉजी में ये सब। अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि ब्लड में कुछ कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लड में ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो ब्लड को जमा देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर कटेगा तो कुछ ब्लड फ्लो होगा, फिर कुछ देर बाद ब्लड जम जाएगा, जिससे हम लोग का ब्लड का फ्लो, ब्लड बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड बहते रहेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड को जमाने के लिए ब्लड में ही कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, क्लॉट कराना मतलब ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, ब्लड को जमाने के लिए ब्लड के अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं। उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सब्सटेंस की वजह से ब्लड जमता है, और उन्हीं सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जिनकी वजह से ब्लड जमता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दीजिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिएगा, तब अब उस पोर्शन को, उस लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाएगा, सीरम। ब्लड में एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा से मैंने क्या हटा दिया, क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब प्लाज्मा में वो सब्सटेंस को मैंने हटा दिया जो सब्सटेंस ब्लड को जमाने में हेल्प करते थे। प्लाज्मा के अंदर वो सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते थे, उन सब्सटेंस को मैंने निकाल दिया, हटा दिया। तब जो लिक्विड पार्ट बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम। समझ आया कि नहीं? तो सीरम क्लियर कर दिया मैंने, प्लाज्मा भी मैंने क्या कर दिया, क्लियर। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा एबल हो गए इसको समझने के लिए। सीरम को आप उतार सकते हैं। इसमें एक वर्ड और बताऊंगा, तब आपको और ज्यादा फील आएगा। इसमें एक टर्म और यूज हुआ है जो कि आप लोग के लिए थोड़ा सा यूनिक होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये रहा इक्विलिब्रियम। तो मैं इन सब कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसको एकदम ऑथेंटिक वे में लिख नहीं पाइएगा एग्जाम के दिन। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। संतुलन ऐसे समझ नहीं आता होगा प्योर हिंदी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं बैलेंस। बैलेंस इंग्लिश का वर्ड है और इक्विलिब्रियम साइंस का वर्ड है। साइंस में ये वर्ड बहुत यूज होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए ये हमारे पास एक टेबल है। क्या है हमारे पास, एक टेबल। इस टेबल को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं और मेरी बहन या दीदी जो भी है, लड़ाई चल रहा है, घमासान युद्ध। किसके लिए, टेबल के लिए। मैं इधर से झपट रहा हूं और मेरी दीदी उधर से खींच रही है। मान के चलिए मैं इधर से दम लगा रहा हूं और मेरी दीदी भी उतने ही दम उधर से लगा रही है, तो टेबल जहां का तहां रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मैं जितना ताकत लगाई इधर से, मेरी दीदी भी उतना ही ताकत से उधर से खींच रही है, तो टेबल जैसा का तैसा पोजीशन में रहेगा। इसी को क्या करेंगे, बैलेंस से बोलेंगे। जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर, बैलेंस है। और इसी को साइंस के लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, कि ये टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब बैलेंस है। समझ आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम वर्ड का भी मीनिंग आप उतार लीजिए। ठीक, अब इसको समझने के लिए थोड़ा मोड़ा हम लोग क्या हो गए, एबल हो गए। अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर अब बारी बारी एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग को याद रखना है, कि ब्लड का पीएच क्या होता है, 6.8 से लेकर 7.8 होता है। क्योंकि इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लड का पीएच रेंज क्या होता है, तो 6.8 टू 7.8 होता है। क्लियर? ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब सेंटेंस पढ़ते चलते हैं और हर सेंटेंस को क्लियर करते रहते हैं। द पीएच ऑफ आवर ब्लड, आवर मतलब हमारे, हमारे ब्लड का पीएच रेंज
6.8 से 7.8 होता है। ठीक है, इतना तक समझ गए। एक लाइन तो चलिए क्लियर हुआ। दिस पीएच इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट होता है। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल कहूं आपसे कि मेरे को मान के चलिए, हम लोग को सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए एक बेस्ट टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस, 21, 22 मान लेते हैं मेरे हिसाब से। 22 डिग्री सेल्सियस, ना बहुत ज्यादा ठंडी रहेगा ना बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट होगा हम लोग के लिए। तो वही जो बेटर हो ना एकदम, हाँ भैया, इस पे तो एकदम स्मूथली रहेगा अपना, ना हमको कोई तकलीफ होगा ना बहुत ज्यादा खुशी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। ठीक है, तो दिस पीएच इज ऑप्टिमम फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी है, बिल्कुल है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सा ज्यादा प्रोसेस चल रहा है। आंखों के अंदर रिएक्शन हो रहा है, दिमाग के अंदर हमेशा हॉर्मोन्स बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, स्टमक के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, लीवर के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, हाथ पैर, लीवर, किडनी, फेफड़ा, सब जगह रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, इनको नॉर्मल लाइफ में प्रोसेस बोलेंगे, और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसी को प्रोसेस बोला जाता है, उसी को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। अंदर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे हमारे बॉडी के अंदर, चाहे गाय, बकरी, भैंस, जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलते रहता है हमेशा। जब आप सोते रहते हैं तो भी बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, जिन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और उन लाइफ प्रोसेस को अच्छा से होने के लिए, जैसे डाइजेशन सिस्टम, किडनी वगैरह में कुछ हो रहा है, फेफड़ा वगैरह में कुछ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, हमेशा बहुत सारे हजारों करोड़ों रिएक्शन हो रहे हैं वहां। उन रिएक्शन को, उन प्रोसेस को अच्छे ढंग से होने के लिए ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? 6.8 से 7.8 होना चाहिए। अब फील आया कि नहीं आया? ऑप्टिमम मतलब आप एक समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारे बॉडी के अंदर हर जगह ब्लड है, यू नो मच वेरी वेल। हमारे बॉडी के अंदर हर पार्ट में क्या है? ब्लड है। ठीक है, देख लेते हैं कहीं मोबाइल हीट होके बंद तो नहीं हो गया? नहीं हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हम लोग का बॉडी है, बॉडी के सभी पोर्शन में, हर पार्ट में क्या है? ब्लड। और हमारे बॉडी के अंदर अनगिनत प्रोसेस चल रहे हैं हर सेकेंड में। प्रोसेस मतलब रिएक्शन हो रहे हैं, जिनको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जीवन के लिए प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस बंद हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर तो हमारा लाइफ, जीवन एंड हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी, सिर से लेकर पैर तक, जितना भी अंदर में, बॉडी के अंदर में रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को प्रोसेस बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। वो सब ब्लड के टच में है कि नहीं बताइए? है, क्योंकि किडनी में भी हर जगह ब्लड है, लीवर में भी हर जगह ब्लड है, ब्रेन के अंदर भी ब्लड है। तो बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है, या बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन हो रहा है, वो ब्लड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। आई बात समझ के नहीं? मतलब जहां बस भी वो रिएक्शन चल रहे हैं उसके चारों ओर कौन है? ब्लड है। ब्लड की उपस्थिति में वो प्रोसेस और वो रिएक्शन हो रहा है। चाहे दिमाग में प्रोसेस हो रहा होगा तो भी ब्लड के प्रेजेंस में हो रहा होगा, आंख, किडनी, फेफड़ा, लीवर, पैर, हाथ, हर जगह ब्लड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो वो रिएक्शन और वो प्रोसेस अच्छे ढंग से तभी हो पाएंगे, या सही तरीके से तभी हो पाएंगे, जब ब्लड का पीएच कितना हो? 6.8 से लेकर के 7.8 तक हो। फील आया कि नहीं आया? आ गया होगा आप लोग। हाँ, ऑप्टिमम फॉर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के लिए ये सबसे बेटर होता है 6.8 से लेकर 7.8। चलिए, तो एक और दो लाइन तो हम लोग समझ गए।
अब आगे भी कंटिन्यू करते हैं इसको। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। प्रॉपर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या बताया था मैंने? बैलेंस ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम इज मेंटेन विद इन दिस रेंज। यहां तक समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये है क्या अपना है? प्लाज्मा। यही लाइन सबसे डिफिकल्ट है इसमें मेरे हिसाब से। प्लाज्मा ये हो गया, और ये क्या हो गया अपना? सीरम। ठीक है, ठीक। प्लाज्मा और सीरम में जो केमिकल्स होता है वो बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम मैंने क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था? बैलेंस। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, मैंने बहुत रिसर्च क्या बोलते, बहुत नहीं, मैंने गूगल वगैरह में देखा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्लाज्मा और सीरम दोनों में पाया जाता है, तो कैल्शियम आयन। आंसर क्या मिला मेरे को? कैल्शियम आयन। Ca+2 Ca+2 ये दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है, सीरम के अंदर भी पाया जाता है। और अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब इस लाइन को हम लोग एकदम इजी बनाने वाले हैं। ठीक है, मेरे को बहुत मजा आने वाला है। अगर मान के चलिए ब्लड का पीएच कितना है? 6.8 टू 7.8 है। 6.8 टू 7.8 है, ठीक। तो इसमें मान लीजिए कैल्शियम आयन कितने होने चाहिए प्लाज्मा के अंदर? एग्जाम्पल के लिए 10 कैल्शियम आयन होने चाहिए। कितने कैल्शियम के आयन होने चाहिए? 10। एक्चुअली में 10-20 ऐसा नहीं होता, मोल में बात होती है। किसके पास 20 मोल होगा कैल्शियम आयन, इसके पास 50 मोल होगा कैल्शियम आयन। बट मोल अभी वर्ड लाके थोड़ा फील, क्योंकि बहुत लोग को मोल पता नहीं होगा तो उनका थोड़ा सा फीलिंग डाउन चल जाएगा। दैट इज वाई वी यूज ओनली नंबर। तो मान के चलिए प्लाज्मा में कितना कैल्शियम आयन होना चाहिए? 10 है, 10। और सीरम के पास कितना कैल्शियम आयन होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसके पास कैल्शियम आयन होना चाहिए 6, तो 6 कैल्शियम आयन है इसके पास। देखिए बैलेंस है कि नहीं केमिकल? कैल्शियम आयन भी तो एक केमिकल है, कैल्शियम आयन भी तो एक केमिकल है। कब बैलेंस रहेगा? जब पीएच वैल्यू 6.8 से लेकर 7.8 के बीच होगा। यही बात बताया गया है। ये लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मतलब क्योंकि बैलेंस ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम। सीरम और ब्लड प्लाज्मा एक ही साथ है। सीरम और ब्लड के प्लाज्मा में, इनका मतलब में केमिकल्स बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये बैलेंस है। 10 कैल्शियम आयन प्लाज्मा में होने चाहिए, तभी हमारा लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर खून में या ब्लड में जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो। हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस, जितना भी रिएक्शन हो रहा है वो अच्छे ढंग से तभी हो पाएगा जब प्लाज्मा के अंदर कितना कैल्शियम प्लस आयन होगा? 10। मैं आपको समझाने के लिए डाटा ले रहा हूं। और सीरम में कितना होना चाहिए कैल्शियम आयन? 6। तभी हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होगा वो बिल्कुल अच्छे से चलेगा। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होगा? पूरा बैलेंस, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा केमिकल्स। देखिए ये केमिकल्स बैलेंस हैं कि नहीं दोनों में, प्लाज्मा और सीरम में, ताकि हमारा लाइफ प्रोसेस, बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन चल रहा है, जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन ये कब होगा? जब पीएच 6.8 से 7.8 होगा। तो यही बात बताई गई है कि 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो क्या हो, केमिकल्स ब्लड, प्लाज्मा में और सीरम में बैलेंस वे में प्रेजेंट हो। बिकॉज प्रॉपर इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट। केमिकल जो हो, ये केमिकल्स है और ये भी केमिकल्स है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो। कहां कहां? प्लाज्मा में और सीरम में बैलेंस वे में प्रेजेंट हो। अगर अनबैलेंस हो गया तो क्या होगा?
अगर मान लीजिए पीएच 6.8 से 5 हो गया, तो बताइए केमिकल अनबैलेंस हो जाएगा कि नहीं। 10 था, मान के चलिए इसमें 2 हो जाएगा कैल्शियम आयन, इसमें 6 था तो इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, मान के चलिए 8 कैल्शियम आयन हो जाएंगे। तो होने कितने चाहिए थे इसके पास, 10। इसके पास कितने होने चाहिए थे, कितना लिया था हम लोगों ने, 6। ठीक है, लेकिन कब, जब पीएच 6.8 से 7.8 था तो बैलेंस था सब चीज। लेकिन जैसे ही पीएच रेंज 5 हो गया, वैसे ही सीरम में और प्लाज्मा में केमिकल का बैलेंस गड़बड़ा गया। इसमें 2 केमिकल कैल्शियम हो गए, इसमें 8 कैल्शियम हो गए। बैलेंस गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, किसका बैलेंस, केमिकल का। केमिकल का बैलेंस गड़बड़ा गया कि नहीं, पहले इक्विलिब्रियम में था, बैलेंस था, अब तो अनबैलेंस हो गया। इससे क्या होगा, अगर अनबैलेंस हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस जो चल रहा है उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी बहुत जगह, क्योंकि मैक्सिमम अभिक्रियाएं या रिएक्शन या प्रोसेस ब्लड की उपस्थिति में, ब्लड के प्रेजेंस में होती है। और ब्लड के अंदर ही केमिकल अनबैलेंस है, जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं, ज्यादा हो जा रहा है, किसी में कम हो जा रहा है। तो सब प्रोसेस जो ब्लड के प्रेजेंस में हो रही है उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी, वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो समझ आया आप लोग को। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं ताकि आपको और फील आए। देखिए, प्लाज्मा में कितना होना चाहिए अपने पास, कैल्शियम 10 एग्जाम्पल के लिए, और इसके पास कितना होना चाहिए था, 6, पहले मैंने बताया था। लेकिन तभी होगा जब ब्लड का पीएच इतना होगा, 6.8 से लेकर 7.8। तब हमारे बॉडी के अंदर जितना भी लाइफ प्रोसेस चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, सब अच्छे से होगा, बैलेंस तरीका से होगा, ठीक है, सिस्टम से होगा। लेकिन जैसे ही ब्लड का पीएच कम या ज्यादा हुआ, 6.8 से कम हो गया 5, या 7.8 से ज्यादा हो गया, मान के चलिए 13, 14, तो ये जो केमिकल्स है ना प्लाज्मा में और सीरम में, ये गड़बड़ा जाएंगे। पहले इक्विलिब्रियम में थे, मतलब बैलेंस थे, अब अनबैलेंस हो जाएंगे। जिसमें ज्यादा था उसमें कम हो गया, और जिसमें कम था उसमें ज्यादा हो गया। अब इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो बताइए, ये भी तो ब्लड के पार्ट ही है, अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो ब्लड में भी गड़बड़ हो गया। और जितना भी रिएक्शन या जितना भी प्रोसेस ब्लड के प्रेजेंस में हो रहा है, या आप कहें सीरम के प्रेजेंस में हो रहा है, या आप कहें प्लाज्मा के प्रेजेंस में हो रहा है, वो सब रिएक्शन अब सही ढंग से नहीं होंगे, गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा। यही लाइन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर बैलेंस, केमिकल के का बैलेंस होना चाहिए, किसमें किसमें, ब्लड में और प्लाज्मा में, नहीं सॉरी, ब्लड में और प्लाज्मा बोल रहा हूं। ब्लड प्लाज्मा एक ही बात है, प्लाज्मा भी लिख सकते हैं आप। प्लाज्मा और सीरम में प्रेजेंट केमिकल बैलेंस होना चाहिए। कैसा, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना चाहिए, तभी होगा जब पीएच इतना होगा। इज मेंटेन, मेंटेन रहता है, मेंटेन मतलब इसका बैलेंस जो रहता है वो मेंटेन रहता है। इसमें 10 होने चाहिए थे तो 10 ही रहेगा, मेंटेन रखेगा। इसमें 6 होने चाहिए थे तो 6 ही रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। कौन मेंटेन करके रखेगा, ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच इतना से इतना होगा तो जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं प्लाज्मा में और जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं सीरम में, उनको मेंटेन करके रखेगा ब्लड का पीएच। ना इसमें घटेगा सब्सटेंस, ना बढ़ेगा, ना इसमें केमिकल घटेगा ना बढ़ेगा। 6 का 6, 10 का 10 मेंटेन करके रखेगा, कौन, ब्लड का पीएच। उसी को लिखा है इज मेंटेन विद इन दिस रेंज। विद इन का मतलब क्या होता है, कि अंदर, इस रेंज के अंदर, पीएच के इस रेंज के अंदर ये जो केमिकल पाए जा रहे हैं ये मेंटेन रहे, बैलेंस रहेंगे प्लाज्मा में और सीरम में। क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए क्या होता है फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर ब्लड का पीएच इतना से इतना रहेगा तो केमिकल्स जो कि प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं और जो सीरम में पाए जा रहे हैं वो बैलेंस रहेंगे। क्या रहेंगे? बैलेंस। इनका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस हमेशा, कभी इधर उधर इनका बैलेंस गड़बड़ाएगा नहीं। साफ और सुथरी और लास्ट भाषा या लास्ट लाइन कहूं तो मैं, प्लाज्मा, नोट करिएगा इस बात को, प्लाज्मा और सीरम में पाए जाने वाले केमिकल्स का जो बैलेंस रहता है, मतलब 10 का 10 है, 6 का 6, इस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है हमेशा। कौन बनाए रखता है? ब्लड का पीएच। अगर इतना से इतना है तो इसमें 6 का 6 रहेगा, 10 का 10 रहेगा। इसके बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, बनाए रखेगा, बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर जैसे ही पीएच गड़बड़ाएगा तो ये जो केमिकल्स का जो बैलेंस है ये मेंटेन नहीं रख पाएगा। मेंटेन बोल रहे हैं ना, मेंटेन नहीं रख पाएगा अगर ब्लड का पीएच गड़बड़ा गया तो। लेकिन अगर ब्लड का पीएच इतना से इतना है तो इन केमिकल्स के बैलेंस को बनाए रखेगा। केमिकल के बैलेंस को बनाए रखेगा मतलब 10 का 10 केमिकल यहाँ रखेगा, 6 का 6 केमिकल यहाँ रखेगा। केमिकल बैलेंस हो गए और इसको लंबे समय से मेंटेन करके रखेगा अगर ब्लड का पीएच इतना से इतना रहेगा तो। नेक्स्ट बात समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर इन एसिडिक पीएच, अब इतना खत्म हो गया। अब चलिए लास्ट लाइन कवर करते हैं इसका। देखिए क्या है, ब्लड का पीएच रेंज कितना होना चाहिए? 6.8 से 7.8। मान के चलिए इस ब्लड के पीएच रेंज से थोड़ा सा कम हो गया। कम हो गया मतलब 6.8 से क्या हो गया? 5 हो गया पीएच। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया? ब्लड, ब्लड क्या हो गया अपना? एसिडिक हो गया। ब्लड कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अगर ब्लड का पीएच 6.8 से कम हो गया, एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया, तो ब्लड कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। तो अगर जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तब देखिए क्या होता है। इन एसिडिक पीएच द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल, सब जानते हैं आप लोग कि ब्लड जो होता है, ब्लड में ऐसे गोला गोला हीमोग्लोबिन दिखता है रेड कलर का। अगर आप लोग इसका इमेज नहीं देखे हैं तो कुछ मत कीजिए, गूगल में जाइए और गूगल में बस हीमोग्लोबिन लिख दीजिए, हीमोग्लोबिन इमेज, आपको रेड रेड कलर का ऐसे गोला गोला बना बना दिख जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो शेप रहता है वो सर्कुलर होता है ऐसे। कब कब हीमोग्लोबिन का शेप ऐसा रहेगा? जब ब्लड का पीएच 6.8 से 7.8 रहेगा, जो कि रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही ब्लड का पीएच 6.8 से कम हुआ, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो बताइए वो ब्लड कैसा बन गया? एसिडिक बन गया कि नहीं? ब्लड बन गया। तो अगर जब ब्लड एसिडिक बन जाता है तो हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स चेंज, शेप इनका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। शेप होना चाहिए ऐसे, लेकिन मान के चलिए ऐसे चेंज हो गया, उसका शेप गड़बड़ा गया। इस हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। कब गड़बड़ाता है? जब ब्लड का पीएच क्या हो जाता है? एसिडिक। एसिडिक कब होगा? जब 6.8 से क्या हो जाएगा? कम। पता ही है आपको, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होता है। अभी भी एसिडिक है बट उतना नहीं है, लेकिन अगर इससे और ज्यादा कम होगा 4, 5 तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड एसिडिक हुआ, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का शेप ऐसा होता है। तुरंत हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा हीमोग्लोबिन का शेप। समझ आया इतनी बात? ठीक है। शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स चेंज। इतना तक हम लोग क्लियर कर लिए कि नहीं कर लिए? ठीक है। अब आगे बताते हैं।
एक एक चीज फील देते हैं, बस आपको पैसेंस बना करके पूरा वीडियो लेक्चर को देखते रहना। अब बताइए ब्लड क्या करता है। ब्लड में हमारा ब्लड के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और सवाल है हीमोग्लोबिन का, अगर मैं आपसे फंक्शन पूछूं काम क्या होता है बताओ। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका काम क्या होता है। तो बहुत लोग को पता नहीं होगा, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है। ऑक्सीजन का कैरियर का मतलब, ऑक्सीजन को, जैसे मान के चलिए एग्जांपल, ये ट्रक है, क्या है ये, ट्रक। ट्रक माल को लोड किया, माल मतलब सामान, ठीक है ना, सामान को लोड किया और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तो इसको क्या बोलेंगे, सामान का कैरियर है, गुड्स का कैरियर है। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। सामान का कैरियर है मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है हमारे बॉडी के अंदर। लंग्स है, लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। सांस लिया मैंने, ऑक्सीजन कहाँ आया, लंग्स में आया, इस ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ गया, अटैच्ड हो गया, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ आया, मेरे ब्रेन। तो बताइए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से मेरे ब्रेन तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया। ऐसा ही होता है रियलिटी में। फिर सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में वहीं पर जुड़ जाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन मेरे पैर, हाथ, सब जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। अरे ब्लड सब जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खून जा रहा है। ब्लड में ही तो हीमोग्लोबिन होता है। जो लाल लाल दिखता है ब्लड, वो किसकी वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। तो पैर, हाथ, सिर, हर जगह ब्लड जा रहा है, मतलब हर जगह हीमोग्लोबिन जा रहा है। और यही हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। पैर में, हाथ में, यहाँ आंख, ब्रेन, बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है कौन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना बॉडी के हर पार्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिसको हम लोग, अगर आप एक वर्ड में छोटे से भाषा में बोलना चाहिए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। कैरियर मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है कौन, हीमोग्लोबिन। जैसे ट्रक किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक उसी तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है पूरे बॉडी में। तो देखिए, सुनिए अब मेन कहानी और लास्ट कहानी। जब हीमोग्लोबिन का शेप क्या होता है, ये नॉर्मल शेप होता है। क्या होता है, नॉर्मल शेप। तो एक हीमोग्लोबिन, मान के चलिए एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, 10 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया, एसिडिक मतलब 6.8 से कम हो गया, तो जैसे ही ब्लड का पीएच 6.8 से कम हो जाता है, शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शेप क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का चेंज हो जाता है। तो मान के चलिए अब हीमोग्लोबिन का शेप कैसा हो गया, कुछ ऐसे हो गया। अब ये ऑक्सीजन, अब ये जो हीमोग्लोबिन है, पहले कितना ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले रही थी एक बार में, 10 ऑक्सीजन। अब 10 ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब इसका रंग, रूप, आकार सब बिगड़ गया है, तहस नहस हो गया है। तो अब ये कितना ले जाएगा ऑक्सीजन, मान के चलो पहले 10 ले रहा था, अब 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करेगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। या तो 7 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को ले कैरी करेगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। या तो 5 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। तो बताइए अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, बुरा अफेक्ट पड़ेगा।
आप थोड़ा सा ही दौड़िएगा तो आप हाफने लग जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा है, पूरे बॉडी में नहीं पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके बॉडी के हर पार्ट में। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को तो अच्छे से पहुंचा रहा है। तो यही लाइन लिखा है, इन एसिडिक पीएच द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स चेंज हो जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू टेक इन ऑक्सीजन प्रॉपरली, और ये ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से, प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से नहीं ले पाता। ले पाता मतलब कैरी नहीं कर पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से कहने का मतलब, नॉर्मल था तो 10 ऑक्सीजन को ले जा रहा था एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जैसे ही शेप चेंज हो गया अब अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले जा रहा है। कम ले जा रहा है कि नहीं, 10 से कम ले जा रहा है, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। शरीर में बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको प्रॉब्लम, तुरंत थकान होगी, आप तुरंत बैठ जाइएगा, चक्कर आने लग जाएगा, आपको ज्यादा चक्कर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन तक अच्छा से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन अच्छा से नहीं पहुंचा पाएगी। थोड़ा सा दौड़ने में, काम करने में आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगा, आप तुरंत बेहोश हो जाइएगा, बार बार चक्कर आएगा, या आपको हर काम में प्रॉब्लम होगा। ठीक है? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को जितना पहुंचाना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा रहा है, उससे कम पहुंचा रहा है। तो आपके बॉडी के हर पार्ट में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ आया कि नहीं आया? आप लोग को आया होगा। यही प्रॉब्लम होती है। तो जितना पहुंचाना चाहिए था उतना ऑक्सीजन को ये पहुंचा नहीं पाता, शेप चेंज हो जाने के बाद कम पहुंचाता है। मान के चलिए एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर 20 ऑक्सीजन पहुंचाता है एक बार में, तो शेप चेंज होने के बाद ये कितना पहुंचाता? 20 से कम 16 ऑक्सीजन पहुंचाता है एक बार में, या 14 ऑक्सीजन पहुंचाता है एक बार में, तो हमेशा कम पहुंचाता। तो बॉडी के हर पार्ट को क्या होता? प्रॉब्लम। क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है? और सबसे ज्यादा दिमाग को जरूरत होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना बहुत सफिशियंट है क्लास 10th के लिए। अब हम लोग, अब का इजी है, टफ जो था यही था, अब तो ज्यादा समय नहीं है, 10-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग को थर्ड नंबर देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ डेली लाइफ का। थर्ड नंबर हमारे पास है पीएच ऑफ सलाइवा। तो यही वाला हेडिंग है अपना। अब धीरे धीरे करके इसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले सलाइवा का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। सलाइवा जो हमारे मुंह में लिक्विड होता है, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, जो आपके मुंह में लिक्विड होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का लार बोला जाता है, उसी को साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? सलाइवा बोलते हैं। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे समझने के लिए हम लोग को कुछ कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। किन किन बातों का? सबसे पहले सर ये इनामेल क्या होता है वो समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो दांत के, टीथ के पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हम लोग का टीथ, दांत होता है, ये, इसके अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं। मैं आपका ये बना दिया फर्स्ट लेयर। ये वाला जो लेयर हो गया वो क्या हो गया? पहला लेयर हमारे दांत का। और ये जो पहला लेयर जो बना होता है वो इनामेल का बना होता है। किसका बना होता है? इनामेल का। फिर ऐसे ही दांत में दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा लेयर होता है, ऐसे कर करके बहुत सारे अंदर में लेयर होते हैं। ठीक है? और पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल एनिमल के अंदर जो पाया जाता है
वो इनामेल है, जो हमारे दांत का ऊपर वाला लेयर होता है सबसे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे इस दांत को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया, ये पहला लेयर, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर ऊपर का लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर हो गया, यही इनामेल कहलाता है। फिर इसके अंदर दूसरा लेयर होगा ऐसे, फिर इसके अंदर और तीसरा लेयर होगा। तो ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर, ऐसे ही कर करके और लेयर होते हैं। उनके बारे में आपको स्टडी करना है कहाँ, क्लास 11th में। बट हम लोग को बस इनामेल के बारे में समझना था, जो मैं बता दिया, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। मतलब हमारे बॉडी में अगर मैं कहूं आपसे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल या सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस या सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस पूछूं मैं आपसे, तो क्या होगा, वो इनामेल होगा। ठीक है, दांत का सबसे ऊपरी लेयर होता है अपना इनामेल। अब इनामेल जो होता है, ठीक है, इनामेल के बारे में समझ गए, सलाइवा के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर कुछ लाइन समझते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन जो लिखा है, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, अवर, हमारा, टीथ, जो हमारा दांत होता है, अवर टीथ इनामेल, हमारे दांत का इनामेल, इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल समझ गए, हमारे दांत का इनामेल, ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये बना किस केमिकल का होता है, तो हम लोग को बताया गया है कि जो इनामेल होता है, इनामेल, इनामेल वो किस कंपाउंड से मिलकर के बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। ये इसके केमिकल का नाम है, ठीक है। कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि आपको याद करना है। क्या याद करना है, कि जो हमारे दांत का इनामेल होता है, इनामेल मैंने क्लियर कर दिया, वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। सोचिए, जो हमारे बॉडी का सबसे कठोरतम पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, दांत का ऊपरी लेयर जिसको इनामेल बोलते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक, अब देखिए आगे, ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। अ हार्ड सब्सटेंस, मैंने पहले ही बता दिया, हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है कौन, इनामेल। इससे हार्ड हमारे बॉडी में कुछ होता ही नहीं है। ठीक, दैट, जो डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुलता नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि हमारे दांत का जो इनामेल है, ऊपरी लेयर ये वाला, अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व मतलब घुलना, अगर ये वाटर में घुल जाए, तो हमारा सलाइवा जो होता है, लार, इसमें भी तो वाटर पाया जाता है, कुछ परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज तो वाटर ही पाया जाता है। तो बताइए, जब हम लोग पानी भी पी देंगे तो हमारे दांत का ऊपरी लेयर उस पानी में घुल नहीं जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अभी दांत ऐसे है, पानी पिए तो पानी में जो वाटर में हमारा इनामेल डिसॉल्व हो गया और हमारा दांत एकदम छोटा हो जाएगा। ऐसा होगा क्या कभी? नहीं। तो ये सब कोई जानते हैं कि जो हमारे दांत का इनामेल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब पानी में कभी नहीं घुलेगा। पानी में घुलता तो पानी पीते तो पानी में घुल जाता, दांत ही साफ हो जाता पूरा हम लोग का। अभी दिख रहा है दांत, फिर पानी पीते तो पानी और दांत, पानी में कौन घुल जाता, दांत का इनामेल, तो ऊपर लेयर तो साफ हो जाता दांत का। तो ऐसा होगा क्या कभी? नहीं होगा। तो ये अंडरस्टूड होनी चाहिए हम लोग को कि ये जो इनामेल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। कौन नहीं डिसॉल्व होता? इनामेल। इनामेल बोले मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट से ही तो मिलकर के बना हुआ है इनामेल, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट पानी में घुलता नहीं है। अब आगे देखिए,
बट का मतलब क्या होता है? पर। व्हेन, जब। पर जब द पीएच ऑफ सलाइवा, जब हमारे अंदर जो सलाइवा पाई जा रही है, मुंह के अंदर जो लार पाया, जब उस लार का पीएच, पर जब पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच इन आवर माउथ, हमारे मुंह में, फॉल्स बिलो, नीचे गिर जाता है, कितना? 5.5। जनरली जो हमारे लार का पीएच होता है वो लगभग 7 के रेंज में रहता है। किसके रेंज में रहता है? हमारे लार का पीएच लगभग 7 होता है। ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, जनरली न्यूट्रल ही रहता है। किसका पीएच? लार। लार बोले मतलब सलाइवा का पीएच। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह में जो सलाइवा है, जो लार है, उसका पीएच सामान्य या नॉर्मल कितना होता है? लगभग 7 के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ गए। हमारे मुंह के अंदर जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसका नॉर्मली पीएच कितना होता है? 7। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे सलाइवा का पीएच 7 से 5.5 या मैं ऐसे कहूं कि किसी कारणवश हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसका पीएच 5.5 से कम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना से कम हो गया, 5.5 से अगर कम हो गया, देन तब आवर टीथ स्टार्ट डिकेइंग, तब हमारा जो दांत है वो सड़ना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना। हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7, लगभग 7। लेकिन अगर हमारे सलाइवा का पीएच 5.5 से कम हो जाए, बिलो मतलब कम होना, 5.5 से क्या हो जाए? कम। तो अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा मुंह का जो लार है, जो सलाइवा है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम होगी तो एसिडिक, हमारा जो लार है, हमारा जो सलाइवा है, उसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम होती है, एसिडिक नेचर उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जैसे ही और पीएच 5.5 से कम होते जाएगा, मान के चलिए पीएच 4 हो गया, तो बताइए हमारा जो लार है, सलाइवा है मुंह के अंदर का, उसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। और जैसे ही हमारे मुंह में एसिडिक नेचर बढ़ता है, लार का, सलाइवा का, तब हमारा जो दांत है वो सड़ना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप खुद से भी बता सकते हैं कि अगर हमारे मुंह के अंदर लार का पीएच, सलाइवा का पीएच 5.5 से कम हो रहा है, मतलब एसिडिक ज्यादा हो रहा है, तब दांत सड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जा रहा है तो बेस जाए और उसको न्यूट्रलाइज करे, तो एसिडिक नेचर कम। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, फिलहाल इतना समझते हैं कि जब हमारे सलाइवा का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। क्लियर? तो माउथ फॉल्स बिलो 5.5, फॉल्स मतलब गिरना, बिलो मतलब नीचे। 5.5 से नीचे अगर गिरता है हमारा पीएच, देन आवर टीथ स्टार्ट डिकेइंग, तो हमारा जो दांत होता है सड़ना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होगा? टू प्रिवेंट करना मतलब रोकना। तो अगर दांत को सड़ने से आपको रोकना है, तो रोकने के लिए हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा? दिस वी शुड ब्रश। हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रश, सब जानते हैं। लेकिन वो ब्रश में जो टूथपेस्ट होना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए? आप अब खुद बता सकते हैं। क्या वो टूथपेस्ट का नेचर एसिडिक होना चाहिए? क्या उस टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होना चाहिए? क्या है आंसर? सोच समझ के बताइए। उस टूथपेस्ट का जो नेचर है वो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि सलाइवा का एसिडिक नेचर अगर बढ़ जाता है
तभी दांत सड़ना स्टार्ट होता है। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल केवल कौन कर सकता है? उसका उल्टा वाला, जो कि क्या है? बेस। तो इसी के लिए हम लोग को बेसिक या बेस वाले टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। आगे दिया होगा, ब्रश आवर टीथ डेली विथ अ बेसिक टूथपेस्ट। बेसिक क्योंकि बेस ही है जो एसिडिक नेचर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, कम करेगा, न्यूट्रलाइज करके। एसिड बेस आपस में रिएक्ट होंगे, न्यूट्रलाइज होगा। बेस का प्रभाव एसिड का प्रभाव जो हमारे मुंह में बहुत ज्यादा था, एसिड का प्रभाव हमारे इफेक्ट हमारे मुंह के अंदर, सलाइवा के अंदर बहुत ज्यादा था। कुछ बेस आएगा तो उस एसिड के प्रभाव को कम करेगा। तो फिर जो पीएच वैल्यू है, तो हमारा जो दांत है वो सड़ना क्या होगा? कम, मर्ज हो गया होगा बात। अब एक बार क्या करते हैं, इसका पूरा सार देख लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में। सबसे पहले बात क्या की गई थी कि जो हमारा दांत, सलाइवा का मतलब लार, इनामेल मतलब बता दिया। हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। हमारे बॉडी नहीं, पूरे एनिमल में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस या मटेरियल कौन है? इनामेल। इतना समझ गए। फिर क्या दिया हुआ है कि जो इनामेल होता है वो किस केमिकल या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में नहीं घुलता। हमारे लार का नॉर्मल पीएच लगभग कितना होता है? मैं बताया हूं 7। बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन 7 के बराबर होता है, लगभग आसपास होता है हमारे लार का या सलाइवा का पीएच। लेकिन जब हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो हमारा जो दांत है वो सड़ना स्टार्ट कर देता है। डिकेइंग मतलब सड़ना। समझ आई बात कि नहीं आई? क्योंकि हमारे दांत के चारों ओर कौन है? सलाइवा, लिक्विड, लार, व्हाइट कलर का, कलरलेस, पानी के जैसा। हमारे दांत के चारों तरफ कौन सा मीडियम है? सलाइवा रहता है, लार रहता है। अगर उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गया तो हमारा दांत पे असर पड़ता है, दांत सड़ना स्टार्ट करता है। पीएच वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारे सलाइवा का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या दांत को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग को बेसिक टूथ पेस्ट का यूज करना चाहिए। क्योंकि लार का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, सलाइवा का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और उस एसिडिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो सलाइवा का एसिडिक नेचर ज्यादा ना बढ़े, बेस उसको काउंटर बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से पीएच ऑफ सलाइवा में बहुत खास बात नहीं थी, बस इतना ही समझना था हम लोग को। यह होता है पूरा अपना कंप्लीट।